गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूनिट 3 का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है निरक्षरता उन्मूलन। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। हो सकता है कि सेकंड पार्ट भी इसका बनाना पड़े हमें, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट पार्ट से। हम सबसे पहले सब पढ़ेंगे क्या निरक्षरता उन्मूलन का अर्थ। तो अर्थ करने से पहले हम जानते हैं कि निरक्षरता क्या होती है। जैसे कि मैंने कुछ शब्दों में ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है कि निरक्षरता क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं निरक्षरता का अर्थ। निरक्षरता का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता न होना। मीन्स अगर किसी व्यक्ति में पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, निरक्षरता। अर्थात व्यक्ति के पढ़ने लिखने की क्षमता न होने को निरक्षरता कहते हैं। और जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखना नहीं आता उसे निरक्षर कहा जाता है। निरक्षर कहा जाता है। तो जैसे कि आपने समझे कि निरक्षरता क्या होती है कि जो समाज में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो किस कैटेगरी में आएगा, वो निरक्षरता की कैटेगरी में आएगा और वो निरक्षर नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो उसे क्या बोलेंगे हम, निरक्षर। तो इसी प्रकार से निरक्षरता का अर्थ हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे निरक्षरता उन्मूलन किसे बोलते हैं। निरक्षरता उन्मूलन जो है, किसी भी देश में निरक्षरता को सामाजिक कलंक के रूप में माना जाता है। निरक्षरता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में बाधक होती है। इट मीन्स जब समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे समाज का, देश का कल्याण नहीं होगा और विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे विकास के लिए एक बाधक चीज है निरक्षरता, जिसको बढ़ाना नहीं चाहिए, अर्थात इसको कम करना चाहिए। इसलिए विश्व में सभी देश अपने यहाँ निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास ही निरक्षरता उन्मूलन है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे समाज में अगर शिक्षा नहीं होगी, लोग निरक्षरता से भरे रहेंगे तो हमारे समाज का, हमारा आर्थिक विकास, हमारा भौतिक विकास, हमारे देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो निरक्षरता को खत्म करने के लिए ही निरक्षरता उन्मूलन को चलाया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि अब विश्व के जो भी देश हैं वो सभी लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारे देश के जो भी व्यक्ति रहने वाले हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, वो पढ़े लिखे हों, योग्य हों, ताकि वो देश का विकास कर सके, देश को आगे बढ़ा सके और विश्व में अपने देश का नाम कर सके। तो इससे क्या होगा, जब देश के लोग पढ़े लिखे होंगे और अपने योग्यता अनुसार देश का विकास करेंगे तो उनके देश का विकास होगा और उन्हें आर्थिक स्थिति बढ़ाने में बहुत ही सहायता मिलेगी और हर किसी का जीवन यापन भी अच्छा होगा। तो किस तरह ये हम कर सकते हैं, निरक्षरता उन्मूलन के चलाने से हम देश का विकास कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, निरक्षरता उन्मूलन को किन शब्दों में लिखेंगे। तो ये बच्चों इसका किस प्रकार से अर्थ लिखेंगे कि निरक्षरता उन्मूलन विश्व के सभी देश अपने यहाँ निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो विश्व में जो भी देश पाए जाते हैं वो अपने अपने स्तर से, अपने अपने नियमों के अनुसार अपने देश में निरक्षरता को समाप्त कर रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए, इसे कम करने के लिए कुछ नए प्रयास कर रहे हैं और इसको बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास निरक्षरता उन्मूलन कहलाता है। जो भी प्रयास किए जाते हैं निरक्षरता उन्मूलन को खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, निरक्षरता उन्मूलन। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।
तो बच्चों, जब हमारा निरक्षरता उन्मूलन देश में चलाया गया तो उस समय हमारी साक्षरता जो गणना थी वो कितनी थी, वो हमने इस चार्ट के द्वारा लिख रखी है। और किस किस सन में कितने लोग साक्षर थे और कितने लोग साक्षर हुए, महिला दर अलग थी, पुरुष वर्ग में कितने लोग साक्षर थे, इस चार्ट द्वारा हमने दर्शाया। चलिए समझ देते हैं। तो ये क्या है, भारत का साक्षरता, मतलब भारत के लोग, भारत में कितने लोग साक्षर हुए थे, और ये है गणना प्रतिशत में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सन 1951 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस सन के अंतर्गत कुल योग कितना था साक्षरता का, 18.53%। ठीक है, और पुरुष वर्ग कितना था, पुरुष वर्ग था 21.16 और महिला में 8.86% लोग थे। और जो करोड़ों में जनसंख्या आती है वो कितनी थी, 30%। इसके बाद 1961 में कुल योग था 28.30%, पुरुष का योग था 40.40%, महिला का था 60.35%, और कुल योग में था इन दोनों का गणना में जो निकाला गया है वो 33.4%। इसके बाद जब जनसंख्या बढ़ी तो 1971 में क्या योग था, कुल योग था 34.45%, पुरुषों का था 45.96%, महिला का था 21.97%, और कुल योग था करोड़ों में 38.7। मतलब अलग अलग सन में अलग अलग प्रतिशत के अकॉर्डिंग लोग साक्षर हुए। इसके बाद हम चलते हैं सन 1981 में कितने लोग साक्षर हुए। कुल योग के अंतर्गत आएगा 43.57%, पुरुष वर्ग के अंतर्गत आएगा 56.38%, महिला वर्ग में आएगा 29.76%, और निरक्षरता जनसंख्या करोड़ में कितनी आएगी, 43.8%। उसके बाद जब लोग और साक्षर हुए, सन बढ़ता गया, तो 1991 में साक्षरता की गणना थोड़ी बढ़ी है, तो कुल योग कितना आया, 52.21%, पुरुषों का है 64.30%, महिलाओं का है 39.29%, फिर करोड़ों में आया है 48.0%। इसके बाद जब साक्षरता उन्मूलन और बढ़ाया गया तेजी से, तो 2001 में साक्षरता की गणना प्रतिशत में और बढ़ गई। कितना होगा कुल योग में, 64.83%, फिर पुरुषों में 75.26%, फिर महिला में है 53.67%, और करोड़ों में क्या है 46.0%। अब यहाँ तक तो थोड़ा जनसंख्या में साक्षरता के लोगों में बढ़ोतरी रही, पर यहाँ पे आकर ये गिनती कम हो गई। कैसे कम हो गई, क्योंकि अब यहाँ तक आते आते हमारे देश की जनसंख्या दुगनी तिगनी बढ़ चुकी थी। जब जनसंख्या बढ़ गई तो साक्षर तो लोग हुए, पर उनकी गणना में कमती हो गई। उसके बाद 2011 में क्या है, 74.04% कुल योग है, पुरुषों का है 82.40%, महिलाओं को है 65.46%, और करोड़ों में क्या है 53.2%। जनसंख्या बढ़ती गई देश की, तो उस हिसाब से 1951 में देश कुल जनसंख्या कितनी थी, 36,10,68,090 थी, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई, 1,21,07,26,932 हो गई। तो दिन पर दिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और साक्षरता जो साक्षर लोग हो रहे हैं उसकी भी कहीं ना कहीं हमारी गिनती कम होती जा रही है। इस हिसाब से हर वर्ष भारत सरकार कुछ न कुछ
साक्षरता उन्मूलन चलाती रहती है ताकि देश के लोग साक्षर होते रहे, और इसी साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ न कुछ नए नए योजनाएं बनाती चली आ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ी तो अब 2011 में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही क्या हुए हैं, साक्षर हुए हैं। तो इसका हम अच्छे समझ लेते हैं। निरक्षरता उन्मूलन के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनाए गए हैं भारत के अंतर्गत, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, भारत सरकार ने निरक्षरता उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए जो हमारे देश में सफल हुए हैं। तो ये निम्नलिखित है। पहला क्या है, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। सरकार ने क्या किया, सबसे पहले बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की है। फिर दूसरा क्या है, वर्तमान भोजन की व्यवस्था। तीसरी है पौड़ों मतलब बूढ़ों या बुजुर्गों की शिक्षा की व्यवस्था की है। चौथा क्या है, साक्षरता शिविरों का आयोजन। पांचवा क्या है, पुस्तकालयों व वाचनालयों की व्यवस्था की है। छठा क्या है, जन संचार माध्यमों का प्रयोग। और सातवां लास्ट क्या है, साक्षरता अभियान को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। तो भारत सरकार ने इन पॉइंट को अपने साक्षरता मिशन के लिए रखा गया है, जिससे निरक्षरता उन्मूलन में सहायता मिली है। तो पहला क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो प्राथमिक स्तर के लिए है। आप लोग जानते हैं कि जो हर एक बालक की शिक्षा की व्यवस्था हर एक बचपन की उम्र से ही अति आवश्यक है। और छात्रों की शिक्षा के लिए सबसे पहले सरकार ने क्या करा, 1 to 5 क्लास की शिक्षा के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की। और उनका मानना था कि सरकार का जब जो गरीबी रेखा के लोग हैं, जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, वो इन विद्यालयों में किताबों का, ड्रेस का, फीस का कहाँ से ला पाएंगे, इसकी व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का आयोजन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे जो हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। विद्यालय में बस वो जाएंगे और अपना एडमिशन लेंगे और अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे। उन सारे बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ड्रेस की फीस नहीं पड़ेगी उनकी, और क्या बोलते हैं, किताबों की व्यवस्था की जाएगी। उनसे किसी भी प्रकार का ऋण या आय या कुछ भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये सरकार ने सबसे पहले व्यवस्था बनाई, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद सरकार ने क्या बनाया, मध्यमान भोजन की व्यवस्था। अब सरकार ने जब सेकेंड ये व्यवस्था बनाई, मध्यमान भोजन मतलब मिड डे मील की व्यवस्था सरकार ने बना दी, तो सरकार ने देखा कि जब हमें कॉपी किताबों, जो गरीब हैं वो कॉपी किताबों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, बच्चों के लिए है ना, ड्रेस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और किसी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार से उनका पालन पोषण होना चाहिए, उनकी बौद्धिक स्तर भी सुधार हो, इसलिए भी उन्होंने मध्यमान भोजन की व्यवस्था की। दूसरा पॉइंट का ये था कि जो गरीब लोग हैं, वो उनके जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जो भूखे रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक खाने की लालच में या भोजन की लालच में वो विद्यालय में आएंगे और इस हिसाब से वो अपना बौद्धिक स्तर भी सुधार सकते हैं और खाने के साथ साथ वो थोड़ा पढ़ भी लेंगे, शिक्षा भी ग्रहण कर लेंगे और भोजन को ग्रहण करके अपना बौद्धिक स्तर में भी सुधार कर सकते हैं। सरकार ने क्या करा, दूसरा पॉइंट, मध्यमान या मिड डे मील की व्यवस्था भी कर दी। उन्होंने किताबों और ड्रेस और फीस के साथ साथ उन्होंने खाने की व्यवस्था भी कर दी। इस पॉइंट के आकर्षण से जो गांव के लोग हैं वो आकर्षित होकर के विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने लगे, इससे बच्चों का सुधार होने लगा और उनके में शिक्षा की व्यवस्था में भी सुधार होने लगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पौड़ों की शिक्षा की व्यवस्था। मीन्स जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी। अब सरकार ने क्या करा, जब बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करी तो क्या करा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी कर दी, क्योंकि
जो बुजुर्ग अपना हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या करा, इन बूढ़े लोगों की शिक्षा के लिए कुछ ना ये व्यवस्था की, इस व्यवस्था की निर्माण किया। और वो जानते थे कि जो लोग अपने बचपन में नहीं पढ़ पाए हैं या अपने हिसाब का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो इस पौड़ अवस्था में या बुजुर्ग अवस्था में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें और कम से कम सही गलत का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो सरकार ने क्या करा, इस प्रकार की व्यवस्था का भी विकास कर दिया। उन्होंने देखा जो व्यक्ति दिन भर, बूढ़े व्यक्ति जो दिन भर मतलब काम करते हैं, अपने रोजगार में लगे जुटे रहते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाते हैं, वो शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करें और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो सरकार ने इस व्यवस्था का भी विकास कर दिया, जिससे इसे पढ़ करके अपना जीवन यापन और अपना जीवन शैली को सुधार सकते हैं। फिर क्या है, इसके बाद है साक्षरता शिविरों का आयोजन। सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने साक्षरता शिविरों का आयोजन भी कर दिया। निरक्षरता उन्मूलन तभी संभव हो सकता है जब इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लिया जाए। इस प्रक्रिया में सरकार प्रयासों के अलावा गैर सरकारी संगठन की भी भूमिका होनी चाहिए। ये सरकारी संस्थाएं या स्वयंसेवी संस्थाएं ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में समय समय पर कुछ दिवसों के लिए साक्षरता शिविर का आयोजन कर दिया गया। सरकार ने क्या करा कि कुछ समय के बाद या कि कुछ समय के अंतराल बाद इस साक्षरता शिविरों का आयोजन कर दिया। मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते का एक कैंप लगा दिया, जिसमें लोग आकर के कुछ मेन पॉइंट पे अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन मेन पॉइंट पे उन लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान बताएंगे। तो इस प्रकार का शिविर के भी सरकार ने आयोजन कर दिया। जिस क्षेत्र में शिविर लगाया गया वहां के लोगों के अनुरूप मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई, ताकि सिविल में पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन की व्यवस्था के साथ वो भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यथा गांव में यदि पौड़ों के लिए सिविल हो तो नाटक, नौटंकी, भजन, कीर्तन आदि की व्यवस्था हो गई। बच्चों के लिए सिविल में खेलकूद, विवाह, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था हो गई। इस शिविरों में कार्यक्रम के रूप में शिक्षक व छात्र भी जा सकते थे। जब सरकार ने शिविर की व्यवस्था की तो हर व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा अनुसार कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम भी बना दिए, जो शिक्षा और ज्ञान के साथ थोड़ा समय के अंतराल के अंतर्गत वो मनोरंजन भी दे सकते हैं और नाटक के माध्यम से या कुछ कहानियों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था। सरकार ने क्या करा, निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रम के अंतर्गत इस व्यवस्था को भी बनाया। सरकार ने नव साक्षरों के लिए, जो नए युवा वर्ग हमारे देश में है, उनके लिए शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था कर दी, ताकि वे पुस्तकालयों में नए बुक्स को देखें और उसको पढ़ें और समझें, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाए। गांव के लिए सचल पुस्तकालयों का प्रबंध भी किया जाने लगा। कभी कभी पुस्तकालयों में पुस्तकों पर आधारित क्यूज या वाद विवाद का आयोजन भी किया जा सकता है। ये सभी कार्यक्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए अति आवश्यक है। मतलब सरकार ने इस पॉइंट के अंतर्गत भी किताबों के साथ साथ क्यूज और वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया, जो पुस्तकालय के अंतर्गत हो जाती थी। उसमें गांव के लोग, शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग और जो हमारे युवा वर्ग हैं वो आके हिस्सा ले सकते थे, सहयोग कर सकते थे। इसका भी सरकार ने ध्यान रखते हुए इसकी व्यवस्था की। तो 6वां पॉइंट क्या है, जन संचार माध्यमों का प्रयोग। सरकार ने क्या करा, जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया। साक्षरता आंदोलन को सफल बनाने में जन संचार के माध्यमों का प्रयोग भी किया जा सकता है। टीवी, रेडियो इस
दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। कभी कभी दैनिक अखबार व पत्रिकाएं की रोचक खबरें भी साक्षर बनने को प्रेरित देती हैं। इन माध्यमों का प्रयोग सरकार द्वारा अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट क्या है हमारा, साक्षरता अभियान को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। साक्षरता अभियान का स्नातक के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से भी इस अभियान को बढ़ावा मिल सकता है। सभी स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए 15 साल तक साक्षरता अभियान में भाग लेना अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में हिस्सा हो। तो साक्षरता शिविर के माध्यम से हो, अभियान के माध्यम से हो, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी इसे स्थान दिया गया। अब सरकार ने क्या करा, जब साक्षरता अभियान स्टार्ट किया तो उन्होंने 15 दिन का कैंप लगा दिया और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो उस कैंप में आकर के स्नातक शिक्षा के बारे में जाने और समझे और उसके आगे के पाठ्यक्रम में मतलब हिस्सा ले और आगे की शिक्षा ग्रहण करने में प्रेरित हो। सरकार ने इस पॉइंट का भी आयोजन किया ताकि प्राथमिक शिक्षा के बाद स्नातक शिक्षा से शिक्षा को जोड़ा जा सके। तो बच्चों हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है। आप नोट डाउन करते रहिए इम्पोर्टेंट पॉइंटों को और समझते रहिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं। गुड बाय।